बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी का दौर है, बल्कि सियासी गहमा गहमी क्या कहना चाहिए कि पकड़ धकड़ का दौर है। और एक मरतबा फिर सियासी जमातें और सियासतदान रीशफलिंग के अमल से गुज़र रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाने की बातें हो रही हैं, कहाँ कितनी कोर्ट्स बनेंगी और कितने लोग उनके उस मिलिट्री एक्ट के तहत गिरफ़्तार होंगे और ट्राई होंगे, कौन कौन रिहा हो रहे हैं, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। आज हम इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे और आगाज़ करते हैं अपना फ़ायज़ा यूनुस की ख़बर से। जो डिटेल उनके पास है वो पहले आपको ख़बर देते हैं और फिर उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसी तरह आगे चलते रहेंगे। जी फ़ायदा, क्या आपके पास इतलात हैं? आज मेरे पास जो इतला है उसमें आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 16 अफराद को पाक फ़ौज के हवाले किए है और वो भी फ़ौजदारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है उनके ख़िलाफ़। फ़ौजी अदालत में उनके मुकदमात अब चलेंगे और वो पूरी फ़हरिस्त मेरे पास मौजूद है, ठीक है, जो वहाँ पे दिए गए हैं। जी बताएं, फ़हरिस्त क्या है? फ़हरिस्त जो है मेरे पास, उसमें कारकुनान तो जाहिर सी बात है, कारकुनान मेरा ख्याल है वैसे भुगतेंगे। ये अलमिया रहा है हमारा कि जो भी होता है, जैसे खान साहब ने बोला था, लीडरान निकल आएंगे और लीडरान निकल आएंगे। अब देखें, बेगुनाह अफराद भी उसमें बीच में फंसेंगे, ठीक है। तो वैसे अगर हम ये राशिद हबीब साहब, ये जो फ़हरिस्त है, ये हम फेसबुक पे भी उस पर अपने प्रोग्राम में ये इसमें अपलोड कर देंगे। इसमें कोई अम्मार ज़ुहैब हैं, ये लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, अली रज़ा हैं, मोहम्मद अरसलान हैं, 16 लोग हैं। 16 लोग। अच्छा, इनके साथ क्या होने जा रहा है? इनको फ़ौजी अदालत के तहत फ़ौजी अदालत में इनके मुकदमात अब चलेंगे। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनके मुकदमे रेफ़र कर दिए हैं फ़ौजी अदालत में। अच्छा, ये फ़ौजी अदालतों के हवाले से ही जो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ कि ये फ़ैसला हो गया कि टोटल 5 फ़ौजी अदालतें बनेंगी, 5 और 3 रावलपिंडी में होंगी, 2 लाहौर में जी। और हमारे ज़राए के मुताबिक तकरीबन 44,000 से ज़ायद अफराद मुलविस पाए गए हैं इस उनके दावे के मुताबिक अदारों के, जिनकी फ़हरिस्त तैयार हो गई है, उनकी शनाख्त हो गई है, जिसमें से 7,000 लोग जो लाहौर में वाक़यात हुए थे जलाओ गिराव के, उसमें मुलविस हैं और बाकी ये दीगर शहरों में। अच्छा, और 6,928 बाकायदा मुलविस हमलावरों की शनाख्त नादरा से हो गई है, जिनकी एड्रेसेस, चांसी कार्ड और सारा कुछ हासिल कर लिया। मतलब आपके पास जो डाटा है, इसका मतलब है ये प्रॉपर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके अब लिस्ट बाय लिस्ट इन पे मुकदमा चलाए जाएंगे। देखें, बड़ी जो तशवीशनाक बात है, 8,911 गिरफ्तार भी हो चुकी हैं और जो अगली बात यह है, आपको बताने जा रहा हूँ कि 2 मीडिया मालिकान मुकम्मल तौर पर मुलविस करार दिए गए इस सारे मंसूबे में और 3 जुज़वी तौर पर कि शायद उनको इस्तेमाल कर लिया गया। अच्छा। और 89 यूट्यूबर्स हैं जिनकी फ़हरिस्त तैयार है और वो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। आपके इल्म में होगा, हमारे समी इब्राहिम साहब को भी जी उनकी कल गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी नहीं है, वो गायब है। हाँ जी। और इसी तरह 427 यूट्यूबर्स और 8,379 के करीब तकरीबन फेसबुक अकाउंट्स हैं जिनसे उस दिन जो है ये शो किया गया कि शिनाख्त हो रही है उनकी फेसबुक से और ट्विटर अकाउंट से। उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपने अकाउंट्स के ज़रिए लोगों को मोटिवेट किया निकलने के लिए। तो ये मुकदमात चलाने का फ़ैसला हुआ है। मुकदमात चलाने के लिए बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं और जो दीगर अपना अगला स्टेप जो है, इनको तो जो पकड़ेंगे, गिरफ़्तार करेंगे, मुकदमा चलाएंगे, वो है पार्टियों की रीशफलिंग। आपने देखा आज काफ लीग में? हाँ, आज काफ लीग में जो पीटीआई के और नून लीग के मनोरफ अरकान है, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। आज बल्कि एक मुल्तान में पीटीआई हकीकी भी बनाई गई है। अच्छा, अभी पता नहीं है ये तो कितनी पीटीआई बनेगी। मैं वैसे आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ राशिद हबीब साहब, ये रिहा होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ज़रूरी होती है, ये क्या चक्कर है? हाँ, ये तो रिहाई उनकी होती इस शर्त पे कि वो जाके ये तस्लीम करेंगे कि गलत था, जो हुआ है गलत हुआ है। और अगर वो ये समझते हैं कि
उस सारे मंसूबे का उससे ताल्लुक़ नहीं है तो फिर उससे अपनी लाताल्लुक़ी का ऐलान करें, बल्कि ये समझते हुए कि जो पीटीआई ने किया है वो मुल्क दुश्मनी या फ़ौज दुश्मनी और हम उससे उसकी वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर उनकी जो है बचत है उनको। तो ये शर्तें मनवाने वाले कौन हैं? ऑब्वियस है ना, ये तो जाहिर है कि जिन पर हमला हुआ है, अब तो ये सीधी सीधी बाकायदा अदारे की और फौज की यानी और पीटीआई की लड़ाई है ना। जी जी जी। और वही ज़ाहिर है अपना दिफा पहले करेंगे, बाद में मुल्क का दिफा करेंगे। लेकिन अगर ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये ठीक हो रहा है? पहले भी ऐसा होता रहा है। नहीं फ़ायदा, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं। भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चली, उसमें जो उनके फॉलोअर्स है आपको पता है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ख़ुद को आग लगाई थी, खुद सोजी की थी, जाके अदारों को और अमलाक को आग नहीं लगाई थी। यहाँ ये हुआ है कि जो अब लोग ये कहते हैं, मैं आपको सिर्फ ये लोगों की राय दे रहा हूँ, उससे इख्तलाफ आप भी कर सकती हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं। मेरी जिन कुछ लोगों से, साथियों से भी और आम लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले का मतलब ये है, जैसे मियाँ वाली बेस में घुस के आग लगाने की कोशिश की गई, कोर कमांडर उसके अंदर आग लगाने की, वो उस हमले का मतलब ये लिया जाता है कि ये इंडियंस ने हमला किया। हाँ जी। और फिर आपने देखा है कि इंडियन मीडिया ने इस इशू को कितना हाईलाइट किया और उसके ऊपर वो खुश हो रहे हैं बाकायदा तौर पे कि ये पाक फौज अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकती है ना, पर्पस पूरा हुआ है। हाँ। और ये इस पहलू से अगर वो फौज इसको देख रही है तो वो तो फिर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फौज की ट्रेनिंग क्या होती है? फौज की ट्रेनिंग ये होती है कि दुश्मन से लड़ना जी, और वो अगर अटैकिंग है तो उस पर आपने काउंटर अटैक करना है, इससे पहले कि वो आपको मारे आप उसको मारेंगे। आप इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? ये तो अभी नहीं कह सकते कुछ। देखें, सियासी जमातों पर जो है ना बहुत बड़े बड़े बहरान आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है। सिवाय इसके कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दुनिया से ही चलता कर दिया गया, तो उसके बाद उनकी पार्टियां ज़्यादा फ्लोरिश होकर आ गई। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये भी नहीं, इमरान खान को अगर ये सिर्फ सज़ा होती है कैद या नाअहली की, तो कुछ अर्से बाद ज़ाहिर है, बहुत कहते हैं ना सबसे बड़ा मरम है, 5 साल बाद 10 साल बाद ये लोग एक नई पार्टी की सूरत में उभर के फिर आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाद में हो सकता है खान साहब रियलाइज़ करें कि उन्होंने उस वक्त जो किया गलत था और वो जाके उस वक्त नए आने अभी आप देख रहे हैं कि खान साहब के वैसे हम बयान देख रहे हैं कि क्या नरमी है खान साहब के बयान में। सेटअप में तो खान साहब माइनस तो चल जाएगा, जो उनकी बाकी पार्टी के लोग जो आप कह रही हैं ऐलानात क्यों कर रहे हैं, जो ऐलानात कर रहे हैं वो एक अलग पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे तो वो आ जाएंगे साले। अच्छा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम हुई है। जो आता है, वैसे हम तो अभी तक देख रहे हैं, जो आता है अडयाला जेल से वो यहाँ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और यहाँ पे बाकायदा ऐलान करता है कि हम पीटीआई से अलग हो रहे हैं, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई असद उमर साहब की, जिसमें वो आए, उन्होंने सिर्फ पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी हुए लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। इनमें और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फ़र्क है? अच्छा, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है ना, जिन्होंने सियासत से ही किनारे कशी की इख्तियार की है, वो ये हो सकता है कि ये वाला इलेक्शन ना लड़ें और बाद में कोई फ़ैसला करें दोबारा सियासत में आने का। लेकिन जो फैसला की, जिन्होंने ये कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन सियासत नहीं छोड़ रहे, वो एक नई पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे। और जो असद उमर साहब की बात समझ आ रही है, वो ये समझ आ रही है कि फ़िलहाल जो उनके पास ओहदे थे वो उन्होंने छोड़ दिए और वो इंतज़ार करेंगे टॉप सीट खाली होने का। आप ठीक है ना? शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, असद उमर साहब भी, शाह महमूद कुरैशी भी और परवेज़ इलाही साहब भी, तीनों उम्मीदवार हैं। और वो फिर आपस में फ़ैसला करेंगे किसने क्या उहदा लेना है और फिर वो शायद इसी पार्टी को आगे नई सूरत में सामने लाएं और इलेक्शन लड़ें। ये मेरे ख्याल है, अभी तक कोई राय हो सकती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो इस टाइम चल रही हैं चीज़ें, जो दिखाया जा रहा है, वो पिक्चर का एक रुख ये भी है। बिल्कुल। अभी एक फयाजुल हसन चौहान साहब जब आए हैं वहाँ से आके, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी जो भी जितनी टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ आके उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं जी के साइफर वाला भी उन्होंने तो ऐसा लगता है वादा माफ गवाह वाला काम। हाँ, वादा माफ गवाह लग रहे थे वो तो। ऐसे जो बयानात उन्होंने दिए हैं
और वो इम्कान ये है कि वो बयान जाके कोर्ट में भी देंगे कोर्ट में। और उसके नतीजे में उनको बहुत बड़े इनामात भी मिल सकते हैं। अच्छा, उन्होंने एक और भी बोला था कि असद उमर साहब और परवेज़ इलाही साहब, हम एक पार्टी बनेगी और मैं उसका पार्ट हूँगा। एक ये भी उनका एक बयान था। ये वो जो अभी मैं बात कर रहा था कि असद उमर, हाँ। परवेज़ इलाही और जैसे आप कह रही हैं शाह महमूद कैशी साहब, ये मिल के एक पार्टी बनाएंगे। और जो आपने खुद बताया कि चौहान साहब कह रहे थे कि वो उसका हिस्सा होंगे, हिस्सा तो होंगे, ये बल्कि अच्छी जॉन साहब ने खासी सिचुएशन क्लियर है कि आगे जो भी सियासत चलेगी अब फ़िलहाल इस सेटअप में कम से कम वो माइनस इमरान चलेगी। और मैं आज देख रहा था एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस टेलीविज़न पे चल रही थी काफली की, और एन उसी वक्त वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का सेमिनार से ख़िताब भी चल रहा था। तो जो ही ख़िताब शुरू हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी ऑडियो बंद करके मुकम्मल ख़िताब सुनवाया गया बिलावल साहब। जी आज चल आखिर तक वो ख़िताब सुनवाया गया। उसमें उन्होंने डॉक्टर्स को से ख़िताब करते हुए ये भी बताया कि सिंध में सेहत की क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है वगैरह वगैरह। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है एक स्टेचर है उनका, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से नहीं कर रहे थे, वो एक सेमिनार में गेस्ट की हैसियत से खिताब कर रहे थे। दूसरी तरफ मुल्क के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो एक नई फॉर्मेशन का ऐलान कर रहे थे। लेकिन देखिए जो भी है वो अगर कहीं पे गेस्ट भी हैं तो वो वज़ीर ख़ारजा ना। मुझे ऐसा, मेरी अपनी ये फीलिंग थी कि जो भी ग्रुप बन रहा है चौधरी शुजात के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, ये तो एक प्रेशर ग्रुप ही होगा ना, आएगा पार्टी में, पार्लियामेंट में आएगा और जैसे इनका हमेशा काम है किसी एक के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे या अपोजिशन में बैठ के उसको ब्लैकमेल करेंगे। तो लेकिन ग्रूमिंग जो की जा रही है वो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शायद ग्रूमिंग कर रहे हैं अगले सेटअप के लिए, ताकि वो तो ज़रदारी साहब का एक बयान था कि मैं इनको अगला वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। ये वज़ीर आज़म, और साथ उन्होंने कहीं ये भी कहा कि मुझे बड़ा अरसा लगा है फ़ौज के साथ खड़े होने में। फौज के, और मुझे तो मेरी भी एक राय है कि मुझे इस सारे उसमें लग रहा है कि पीपल्स पार्टी स्टैंड कर रही है अगले इलेक्शन में सेटअप में पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगता है कि बनने जा रही है। और ग़ालिबन जो तय था वो था भी शायद ये कि अभी शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा ले लें और अगली बारी उन्हें लें। बारियाँ तो चल रही हैं ना। देखिए बारियाँ इसीलिए चली है ना कि आप इस सारे टाइम पीरियड में पीपल्स पार्टी ने कोई मांग नहीं की। और नून लीग को पूरा टाइम दिया है। नून लीग पूरा टाइम दिया गया है, मईशत बहाल करने में कामयाब हो भी जाती है, फिर भी मुआहदे के तहत वज़ीर आज़म मुझे लगता है अगला बिलावल साहब होंगे और नून लीग उन्हें सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर वो इसी मईशत के साथ अगले इलेक्शन में जाते हैं फिर इनके लिए वैसे ही वज़ीर आज़म बनना मुश्किल होगा, तो ऑटोमेटिक बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। आप क्या सोचते हैं जब अगला इलेक्शन आता है, अब ये बताएं 2023 में आता है या 2024 में आता है? इम्कानात 2024 ही के लग रहे हैं। अच्छा, वो ये कैसे आप कह रही हैं, क्योंकि टेन्योर तो ख़त्म हो जाएगा सितंबर में। सितंबर में टेन्योर तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन चाह नहीं रहे ना इलेक्शन, उनकी ख्वाहिश नहीं है। किस बुनियाद पर आगे बढ़ेंगे? कोई इमरजेंसी का देख रही हैं आप? अभी ये जो हालात हैं, ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरजेंसी से कम पीडीएम ने पैदा किए हैं और पीटीआई ने। वो अनाउंस तो नहीं है लेकिन ना, अनाउंस नहीं है, लेकिन देखिए करने के लिए तो इमरजेंसी अनाउंस करनी पड़ेगी। आज भी इलेक्शन की एक इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था, उनकी समाअत हुई है बाकायदा, और जजेस भी यही बात कह रहे हैं कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि हमें पता ही ना चले, या आप गोली चलाएं तो हमें उसकी आवाज़ ही ना आए। जजेस भी आज यही बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, तज्जिया कर सकते हैं हालात का। थोड़े से और मामलात आगे बढ़ें, हालात आगे आए, ये सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पे क्या फ़ैसला आता है। अगर अभी तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की तरफ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि रिव्यू चल रहा है। रिव्यू का जो भी फ़ैसला आ गया और उसके रिव्यू मुस्तरद हो गया तो फिर ये फ़ैसला फ़ाइनल करार पाएगा और कंटेम्प्ट की तरफ कोर्ट जा सकेगी। और ये भी हो सकता है कि रिव्यू एक्सेप्ट हो जाए और हुकूमत कहे कि ठीक है सारे मुल्क में इलेक्शन अपने टाइम पे करा दें, अब तो कोई चारा नहीं रहा, वक्त गुजर गया। लेकिन फिर भी जैसा फ़ायदा कह रही है कि अपने वक्त पे भी पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे,
ये फिर अगली प्रोग्राम में आपको फ़ायदा ही बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, फैज़ा की। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।